Hello guys, once again you all are most welcome on our icon prep YouTube channel। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशंस, ठीक है, उसका फार्मूला और कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर से, उसका ही मैंने मैकेनिज्म बताया था। ठीक है, तो मैं आज उसके कॉज को लेकर के आया हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, आपका क्यों फ्लो करता है। किसी भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो सकता है या फिर मेटालिक कंडक्टर में क्यों फ्लो करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसके मैं कॉज को लेकर के आया हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे क्या होता है आपका इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है आपका कि जो भी आपका चार्ज का फ्लो होता है तो उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब जब आपका जहाँ पे ये सब है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक तो आएगा ही। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण भी क्या होता है, आपका चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, बात समझ आ रही ना। ओवरऑल बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो होता है वो कॉज होता है चार्ज के फ्लो होने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, कि जैसे आपका ये दो कंटेनर है। ठीक है, इस दोनों को क्या करते हैं आप ना, कनेक्ट करते हैं। इसमें आपका वाटर है, ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले बंद था। अब जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मीन्स आपको इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे रास्ता एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका होगा, वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ आपका वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का फ्लो आपका क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों के लेवल में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के लेवल में डिफरेंस है तभी तो वाटर का फ्लो हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो ओवरऑल आप यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि आपका किसी भी कंडक्टर में आपका पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तभी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब वो पोटेंशियल का डिफरेंस किसके कारण से आप जनरेट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है डिवाइस पे। ठीक है, अब आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम आपका टॉपिक देखे होंगे, सेल टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेल आपका एक ऐसा डिवाइस होता है, ये क्या कर सकता है, आपको किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस में आपका क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर सकता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर सकता है, एंड दैट्स वाई आपका क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग यही टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि इसी टॉपिक को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। बस इसके बारे में आपको बहुत स्टडी करना होता है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किए भी होंगे, मे बी आप लोग 8 क्लास में स्टडी किए होंगे। ठीक है, इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा आपका जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता देता हूँ। इसका आपका आगे 12th क्लास में आपको इसके बारे में बहुत सारे चीज़ पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल टॉपिक को। तो सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं, ये आपका होता क्या है, इट इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल difference across the ends of the conductors। for the flow of electricity। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेल क्या होता है, आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करेगा, कंडक्टर के अक्रॉस में क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करेगा। किस कारण से डेवलप करेगा, किस लिए डेवलप करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। बात समझ आ रही है। अब चलिए, आप लोग सेल ये टॉपिक तो पढ़ लिए, ठीक है, छोटा सा बस डिफिनेशन जान लिए, लेकिन क्या आपका कहाँ पे देखे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे आपके रिस्ट वॉच में लगा होगा सेल। ठीक है, बटन सेल तो सेल होता है आपका, आपके वॉल क्लॉक में आपका लगा होगा। ठीक है, उसको ड्राई सेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। बटन सेल भी आपका ड्राई सेल का एग्जांपल ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग के रेडियो वगैरह पहले इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सेल लगता था। ठीक है, निप्पो का आता था और ये वेराइटीज़ कंपनी का आता था। ठीक है, तो हम लोग वो आपका क्या होता है, सेल होता है जो क्या कर सकता है, आपका किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकता है, एंड दैट्स वाई आपका वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इजिली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ गए। ठीक है, अब आप लोग इसके थोड़े से मैकेनिज्म को समझिए कि आपका ये क्या होता है एक्चुअली, जिस कारण से आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, तो सेल के पास क्या होता है, आप लोग देखेंगे जैसे निप्पो का बैटरी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है आपका इस तरह का कुछ शेप होता है, याद दिला दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, इस तरह का सेल होता है। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, ये वो इस बात को भली बात नहीं जान रहे होते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव पोल एंड इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव पोल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ड्राई सेल होता है। तो ड्राई सेल में क्या आपका होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, ये आपका क्या है दो अलग अलग चार्ज का इसके पास पोल है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है। ठीक है, तो बस इसी के कारण आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अब आपको समझना है कि आपका पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक्चुअली आता कहाँ से है। ठीक है, एक्चुअली आपका आता कहाँ से है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से आता होगा, तभी तो आपका क्या होता होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करता होगा सर्किट में। ठीक है, तो इसके कॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका आता कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए ये इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा केमिकल्स होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स, इस केमिकल्स का हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्योंकि आपको इस चैप्टर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 में जाएंगे तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा केमिकल्स होता है। ठीक है, तो इन सब केमिकल्स के बीच में क्या होता है, आपका रिएक्शंस होता है। अब देखिए हम बहुत सारे केमिकल्स लिख तो दिए हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि सर केमिकल का नाम लिखिए, तो केमिकल का नाम डिपेंड करता है कि आपका सेल किस टाइप का है। बहुत तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, तो केमिकल का आपका नेम डिपेंड करता है आपका सेल किस तरह का, इसलिए मैं केमिकल का नाम सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपका बहुत सारा केमिकल्स होगा, तो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। तो वो केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होता है, आपका एक जस्ट लाइक बोल सकते हैं फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, इस सेल के अंदर आपका क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है, एंड उस फोर्स के कारण क्या होता है, आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे एंड नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे आपका एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। ठीक है, अब वो फोर्स जो होता है आपका, उस फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझने की भूल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो फोर्स जो आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो केमिकल आपका केमिकल रिएक्शन से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जो भी आपका सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उससे आपका ये फोर्स ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो आपका क्या होगा, उस फोर्स के कारण आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का आपका एक्यूमुलेट होगा, दोनों अलग अलग इन पे, एंड आपका ऐसा इस एक्यूमुलेशन के कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस occurs in the cell, a non-electrostatic force, और इसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे Fn से, is developed inside the cell, which carries a positive charge from end B to end A and negative charge from end A to end B। बात समझ आ रही है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होगा, आपका इस सेल के इनसाइड में आपका एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, एंड वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट सेल में प्रेजेंट आपका पॉजिटिव चार्ज को बी एंड से ए एंड तक लाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज को आपका क्या करेगा, ए एंड से बी एंड तक लाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपका, वो क्या करेगा पूरा, अब ये जरूरी नहीं कि आपका यहीं से पूरे का पूरे सेल से, ठीक है, पूरे सेल के इनसाइड में जितना भी रीजन है सब जगह से क्या करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहाँ पे लाएगा। तो इस कारण से आपका क्या होगा, इस एंड पे
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आपका निगेटिव चार्जेस को पूरे का पूरे सेल में से आपको उठा करके यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट एंड हो गया, तो इस कारण से आपका क्या होगा, यहाँ पे एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, ठीक है। आप इसको मान लीजिए आप ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा दिखा देते हैं एफ एन का डायरेक्शन, वेक्टर एफ एन का डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, वेक्टर एफ एन इस तरह करके है, ठीक है ना, इस तरह करके है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस तरह का फोर्स डेवलप हो गया। अब क्या होता है कि ये तो आपका इस तरह का फोर्स आपका डेवलप हो गया कि आपका पॉजिटिव चार्ज को उठा के इधर से इधर ला रहा है, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज को उठा के इधर से ला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो यहाँ पे आपका एक और फोर्स डेवलप होगा। वैसे आप इसको वर्क डन आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए, इसको आप वर्क डन आराम से दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस d होगा, तो वर्क डन W इक्वल टू क्या आपका होगा, फोर्स तो एफ एन है, एंड आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, d है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू आपका क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम इसको भी मिटा देंगे, फिलहाल हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आपका क्या होगा, ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका इसी सेल में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपका होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लीजिए आपका एफ एन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपका क्या होगा, एफ ई का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, एंड आपका वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स आपका क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका देखिए ये क्या होगा आपका, कि ये क्या कर रहा है आपका, ये जो आपका एफ एन है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा है, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाएगा। बात समझ आ रही है ना, उल्टा काम करेगा ये, ठीक है। आपका ये उठा के इधर ला रहा है, ये उठा के इधर ले जाएगा, ठीक है, उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ड्यू टू चार्जेस डेवलप्ड across the ends of cell, electric force arises, ठीक है, which is just opposite to the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ एन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो जस्ट अपोजिट होगा तो आप समझ ही रहे हैं, काम भी आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। ये क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाएगा, तो ये क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ ले आएगा, ठीक है। तो आपका दो अपोजिंग काम हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये ऐसा होते होते एक आपका ऐसा कंडीशंस आएगा जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कंडीशंस आएगा, ऐसा सिचुएशंस आएगा जिस टाइम में आपका क्या होगा, ये एफ एन एंड आपका ये एफ ई दोनों इक्वल हो जाएगा, एंड आपका इस सिचुएशन में क्या आपका इक्वल हो जाएगा, तो आपका वहां पे कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। वैसे बोल सकते हैं कि चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। हमेशा आपका क्या होगा, डायनेमिक कंडीशंस में रहेगा, चार्ज आपका जितना अमाउंट आपका चार्ज इधर से इधर फुल हो जाएगा उतना ही चार्ज आपका इधर से इधर फुल होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बट क्या होगा, रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे इन स्टेडी स्टेट, एंड इन स्टेडी स्टेट एफ एन इक्वल टू एफ ई, ठीक है। और वैसे एफ ई की बात करेंगे तो एफ ई क्या होगा आपका, Q इंटू ई। यहां पे आपका क्या है, E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q आपका क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपका, एफ एन इक्वल टू आपका क्या होगा, एफ ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, अब चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे ईएमएफ की।
ईएमएफ एक नया टर्म आपका आया है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है आपका वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे वही ईएमएफ मींस आप बोल सकते हैं, आप जस्ट इन रफ लैंग्वेज बोल सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका क्या होगा इन रफ लैंग्वेज, ठीक है, दोनों बोथ आर नॉट सिमिलर, ठीक है, बता देंगे आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा जस्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। तो आपका ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, वर्क डन की बात करेंगे तो W इक्वल टू, हम यदि इसकी बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये होगा, ठीक है, फॉर नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एंड आपका फिर से W इक्वल टू आपका क्या होगा FE इंटू डी भी हो सकता है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। W इक्वल टू आपका क्या FE इंटू ये भी हो सकता है। अब देखिए तो इसको तो लिख सकते हैं Q इंटू E इंटू डी, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए अब यहां से आपका क्या होगा Q इंटू, और इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोचें कि भाई ऐसा कैसे लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कैसे लिख दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैसे लिख दिए, ठीक है। तो जस्ट अभी आपको समझा दे रहे हैं, इसीलिए पिछली क्लास का इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब देखिए तो जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, इससे पहले के क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ये होता है, ठीक है। आपको आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक आर तो नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा ना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आ रही है ना, ये आपका क्या होगा इसके इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपका क्या होगा E इंटू आर को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आ रही है, E इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आपका क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या होगा W इक्वल टू क्यू भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका क्या होगा EMF इक्वल टू W बाई क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Q भी बाई क्यू, मतलब ये कैंसिल हो गया, भी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है इन या फॉर ओपन सर्किट, ठीक है, फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए आपका क्या होता है ये होता है, एंड ये आपका क्या होता है मैक्सिमम भी होता है ई मैक्स, मतलब आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जो होता है वो आपका V के बराबर होता है, मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ये आपका क्या है V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिख देते हैं V जो आपका है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, सेल जो बनाए थे अक्रॉस A एंड B, जो सेल बनाए थे ना उसके दोनों एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से देखिए एक नया टर्म आपका निकल करके आया EMF, तो EMF को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये बहुत ही आपका सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, आपका इसका फुल फॉर्म बताते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बात समझ आ रही, नोट को इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए EMF की बात करेंगे। EMF का फुल फॉर्म जो होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये देखिए ये आपका कुछ लग रहा हो कि कोई फोर्स का टाइप है, बट आपका क्या होता है एक्चुअली ये फोर्स का टाइप नहीं होता है, ठीक है, ये फोर्स नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ये फोर्स नहीं होता, जस्ट इसको नाम दिया गया, ठीक है। तो आपका EMF जो होता है वो किसी भी सोर्स का, ठीक है, किसी भी सोर्स का वो इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं EMF फॉर एनी सोर्स इज defined as the work done to carry a unit charge from unit पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from lower potential to
हायर पोटेंशियल। ठीक है, ईएमएफ जो होता है आपका किसी भी सोर्स का, वो क्या होता है आपका कि वो आपका क्या होता है वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखिए ये जो आपका हो गया, जैसे आपका सेल जो बनाए थे अभी जस्ट बनाए थे, ये बी था, ये ए था, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव इन, ये निगेटिव निगेटिव इन, तो इसको हम लोग कहेंगे लोअर पोटेंशियल। और ये आपका क्या हो गया हायर पोटेंशियल। बात समझ में आई? ये आपका क्या होगा हायर पोटेंशियल, आपका क्या होगा ये लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज को यहां से उठा के यहां तक ले जाने में आपका जितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वही आपका क्या होता है ईएमएफ। तो आपका ईएमएफ इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, विदाउट है। चलिए आपका क्या होगा यहाँ पे बता देते हैं, ईएमएफ आपका जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो V के बराबर होगा फॉर ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट के लिए आपका क्या होता है ये होता है, नहीं तो आपका क्या होगा हमेशा ईएमएफ का, ठीक है हमेशा आपका क्या होगा, ठीक है बात समझ आ रही है आपका, ठीक। नहीं तो आपका क्या होगा ये थोड़ा सा आपका जब क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो आपका इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं फॉर क्लोज्ड सर्किट ईएमएफ जो आपका होगा वो लेसर देन V होगा, मतलब V से आपका क्या होगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, V से आपका क्या होगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल आप बोल सकते हैं आपका ईएमएफ लेस देन इक्वल टू V। इन जनरल ईएमएफ लेस देन इक्वल टू V। यहाँ पे V क्या है जी आपका, यहाँ पे V जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस across end A and B of the cell। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कोई डाउट है? यहाँ पे मिट गया, मैं लिख देता हूँ हायर पोटेंशियल। एकदम बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इसका यूनिट की बात करेंगे तो आपका जूल पर कूलम क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट भी इसका आपका क्या होगा, यूनिट जो होगा वो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है निकल करके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ओम्स लॉ आपका बताता है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसको डेवलप करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का उसके मैग्नीट्यूड पे क्या डिपेंडेंट होता है, मतलब कितना आपका डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ को बताता है। चलिए, तो ओम्स लॉ, नाम ये आपका ओम जो है साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन 1827 जॉर्ज साइमन ओम gave an empirical relationship between voltage and करंट। वोल्टेज कहने का सेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आप लोग के लिए आया होगा, आप लोग शायद आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 9th में फिजिक्स, तो वहाँ पे आपका एक चीज़ देखे होंगे केपलर्स लॉ। ठीक है, तो केपलर्स लॉ में देखे होंगे कि केपलर्स लॉ इज द एम्पिरिकल लॉ। ठीक है, तो ये आपका नया टर्म आपका एम्पिरिकल। ठीक है, एम्पिरिकल होता क्या है? ठीक है, एम्पिरिकल का मीनिंग क्या होता है? तो एम्पिरिकल का मीनिंग याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल। ठीक
ठीक है। एक्सपेरिमेंट से जो आपका निकला हुआ रिजल्ट होता है उसी को हम लोग इंपेरिकल लॉ बोलते हैं या फिर इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये इंपेरिकल कहने का सेंस आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैनी मोर एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई लॉ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल लॉ, ठीक है। तो आपका जो भी आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका क्या होगा एक्सपेरिमेंट से आपका आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल, ठीक है। अब देखिए आपका इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, मैं लॉ लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट, इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of that conductor, provided the temperature and all other physical quantities are remain same, ठीक है। आपका ये लॉ क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसका वैल्यू डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और आपका किस तरह से डिपेंडेंसी होता है, तो डायरेक्ट वेरिएशंस होता है, मींस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आपका कंडक्टर के अक्रॉस में आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपका इसके लिए कंडीशंस है कि टेम्परेचर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर रिमेन सेम। आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, जहां से आप ऑब्जर्व करना, आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए थे वहां से आपका एक्सपेरिमेंट के एंड तक आपका सब कुछ सेम होना चाहिए तभी, ठीक है। चलिए तो बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ए एंड बी, दो इंट है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या किए हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी को सेटअप कर दिए, ठीक है, भी को सेटअप कर दिए। अब आपका क्या होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आई का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड ये आपका प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकली भी इसको समझ सकते हैं आप लोग। बचपन में बहुत ज़्यादा बल्ब एंड बैटरी के द्वारा आपका बल्ब जलाए होंगे, ठीक है। तो देखते होंगे बैटरी का आपका पावर बढ़ाते होंगे तो आपका क्या होगा, ये बल्ब में आपका ग्लोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा, ठीक है। या फिर आप अपने घर में ही देखते होंगे क्या होता है आपका कि जब वोल्टेज कम रहता है, ठीक है, वोल्टेज आपका कम रहता है तो आपका बल्ब में ब्राइटनेस आपका कम होता है, फैन का आपका मोशन आपका क्या होता है, स्पीड कम होता है, ठीक है। ये सब बहुत सारा चीज़ देखे होंगे, ठीक है। आपका जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो आपका क्या होगा, बल्ब में ब्राइटनेस बढ़ता है, ठीक है, आपका फैन में स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस आप देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो आपका बिल्कुल वही चीज़ होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का वैल्यू आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आता है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि, ठीक है, नहीं पता हम लोग को कौन सा कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आपका के जो होगा प्रोपोर्शनलिटी या फिर एक्सपेरिमेंटली जो बोल सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं भी इक्वल टू 1/k इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 1/k जो होता है इसको हम लोग आर लिया करते हैं, और ये जो होता है आपका बोल सकते हैं इसको कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द
कंडक्टर, ठीक है। ये आपका इस तरह का बोल सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपका जो रिलेशन आ गया वो V इक्वल टू आर आई हो गया, ठीक है। मैंने 1/k को रिप्लेस कर दिया है R से, ठीक है आपका। तो यहाँ पे R जो हो गया रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कांस्टेंट होगा किसी भी कंडक्टर के लिए, ये आपका तभी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, जब आपका क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने लिखा है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम, आपका तभी क्या होगा, R का वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी जस्ट R के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ये R आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका क्या होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज कॉमा नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा आपका वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपका शेप एंड साइज, मतलब किस शेप का आपका कंडक्टर है, साइज उसका क्या है, ठीक है। नेचर पे, कंडक्टर का नेचर क्या है, टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स पे क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी आप जस्ट देखे थे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, ठीक है। तो अब इसके लिए ग्राफिकल जो आप देखेंगे, ग्राफिकल व्यू देखिएगा, तो इसका ग्राफिकल व्यू की बात करेंगे तो आपका बिल्कुल इस तरह का होगा। देखिए V वर्सेस I का ग्राफ बात करेंगे तो बिल्कुल आपका ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे इसको हम लोग अभी जस्ट लिखे थे I R, ठीक है। तो यहाँ पे R जो होगा ये बिल्कुल स्लोप का काम करेगा, किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप का, जैसे आपका ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा जो होगा ये आपका क्या होगा, आप बना सकते हैं V/I एंड आपका V/I बोल सकते हैं आप इसको। देखिए यहाँ पे आप इसको चेंज भी थोड़ा सा कर सकते हैं, देखिए मे बी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ V इक्वल टू RI, अभी जस्ट लिखे थे, तो यहाँ पे R इक्वल टू लिख सकते हैं आप V/I, ठीक है। ये R आपका क्या है, रेसिस्टेंस है, और इसी को बोल सकते हैं स्लोप भी बोल सकते हैं। देख लीजिए V/I आया है, ठीक है। तो V/I के प्लेस पे आप R लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ VI कर्व, याद रखिएगा। मतलब VI कर्व में स्लोप आपको पूछा जाएगा तो R होता है, ठीक है। एंड उल्टा बात करेंगे हम लोग, यदि उल्टा बात करेंगे, ठीक है, I एंड V की बात करेंगे तो इसका भी वेरिएशन आपका सेम ही होगा, क्योंकि आप ये भी देखिए रिलेशनशिप, ठीक है। इसके लिए आपका ये होगा एंड इसके लिए आपका क्या होगा, ये होगा, ये भी रिलेशनशिप देखें तो इसके लिए आपका वेरिएशन बिल्कुल इस तरह का होगा। बट आपका क्या होगा, यहाँ पे स्लोप आपका बिल्कुल चेंज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा ये आपका क्या है, I है, ये आपका क्या है, V है। तो टेन थीटा इक्वल टू I/V, तो I/V मतलब 1/R। तो इसके लिए स्लोप जो आपका होगा, इसके लिए स्लोप जो आपका ये 1/R होगा, ठीक है। तो इस दोनों चीज को आपका एकदम याद रखिएगा, ठीक है। स्लोप आपका क्या होगा, चेंज कर जाएगा। जब V वर्सेस I रहेगा तो उस केस में आपका R होगा स्लोप, एंड बट आपका क्या होगा, I वर्सेस V रहेगा, आपका I वर्सेस V बोल सकते हैं कर्व, तो उसके लिए आपका क्या होगा, स्लोप इस तरह का होगा। एकदम बात समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ओम्स लॉ का नेक्स्ट क्लास हम फिर से कर लगते हैं, ठीक है। और उसमें बताएंगे कि वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ वैलिड किस कंडीशंस में होता है, ठीक है। एंड ओम्स लॉ के बेसिस पे में से रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका किस तरह से मेटल का टाइप होता है, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।